उस दिन शाम को हरीश और दीपक वकील की दुकान पर हमेशा की तरह बैठे हैं। दीपक भैया, आज तो बड़ी गर्मी है, चाय पियोगे या फिर नींबू शरबत? नहीं रे वकील, अब चाय नहीं, इस गर्मी में नींबू शरबत ही दे। अरे नींबू शरबत का आइडिया तो शंभू चाचा का था। डॉक्टर साहब ने सही कहा था, गर्मी में चाय से अच्छा शरबत चलता है। तीनों मुस्कुरा रहे थे जब दूर से कोई आता हुआ दिखा। एक सादा सा आदमी, उम्र में थोड़ा बड़ा, धोती कुर्ता पहने धीरे धीरे चलते हुए दुकान की ओर बढ़ रहा था। अरे वो तो शंभू चाचा हैं। ओ शंभू चाचा, इधर आइए, हम यहीं बैठे हैं। अरे ओ भैया, मैं आ ही रहा हूं। शंभू चाचा पास आकर बेंच के किनारे बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर थकान तो थी, पर एक शांति भी। चाचा कहाँ गए थे? बहुत दिनों बाद दिखे। पास वाले गांव भीरगांव गया था। वहां एक पुराना दोस्त बुलाने आया था। उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं तो मुझे साथ ले गया। चाचा, आप जैसे लोग ही हैं जो गांव के लिए फरिश्ता हैं। पिंटू के ढाबे की बात ही देख लो, जब शहर में उसका धंधा बैठ गया, आपने ही मदद की थी। बिल्कुल, आपने तो स्टेशन के पास खुद के खर्च से उसके लिए ढाबा बनवाया। अब कितना अच्छा चल रहा है उसका काम। अरे बेटा, बस यही कोशिश है कि किसी के काम आ जाऊं। ईश्वर की कृपा है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूं। वातावरण में थोड़ी देर के लिए एक ठहराव आ गया। हवा में गर्मी तो थी, पर उस शाम के पल में शांति थी। अचानक शंभू चाचा थोड़े गहरे सुर में बोलते हैं, पिंटू के ढाबे की बात चल रही थी ना? उस बात ने मुझे एक घटना याद दिला दी। बहुत पुरानी बात है, लेकिन बहुत डरावनी भी। डरावनी? चाचा, अब तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। आपकी कहानियां सच में डर बैठा देती हैं। हाँ चाचा, कहिए ना। शंभू चाचा ने इधर उधर देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। ये बात कोई 25 साल पुरानी है। उस दिन मैं अपने घर पर ही बैठा था। कुछ मरीज देखने आए थे। तभी एक पुराना दोस्त मिलने आया। कहता है, चाचा, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। गांव में सब डॉक्टर दिखा लिए, कोई असर नहीं। बस एक बार आप चलो, कुछ हो सकता है। वो बहुत उम्मीद लेकर आया था। सुबह से ही आसमान में बादल थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। लेकिन मैं समय पर तैयार हुआ और नरकटिया स्टेशन से ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में बैठे शंभू चाचा खिड़की से बाहर बारिश का नजारा देख रहे थे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई थी। रास्ता कठिन लग रहा था, लेकिन चाचा का हौसला मजबूत था। ट्रेन से उतरकर मुझे भीरगांव की बस पकड़नी थी। स्टेशन पर जब पहुंचा तो बारिश थम गई थी, पर बादल वैसे ही घिरे थे। बस स्टैंड पर एक ही बस खड़ी थी। ड्राइवर से पूछा तो बोला, बीरगांव की ही है। मैं चढ़ गया। बस में 2-3 लोग पहले से बैठे थे। माहौल कुछ अजीब था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मैंने पूछा, भैया बस कब छोड़ेगी? ड्राइवर बोला, बस 15 मिनट में। मैं बैठ गया। बस चल दी। आधी यात्रा तक सब ठीक ठाक था, लेकिन फिर बस अपनी गति से चल रही थी। खिड़की से बाहर का दृश्य एकदम सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, केवल रास्ता और काले बादलों की परछाई। तभी बस अचानक रुक गई। शंभू चाचा चौकन्ने हो गए। भैया, बस क्यों रुक गई? ये तो कोई बस स्टॉप नहीं है। हम बहुत बड़े खतरे से बच गए बाबूजी। शंभू चाचा ने खिड़की से बाहर देखा। बस की लाइट में सामने एक बड़ा पेड़ रास्ते पर गिरा पड़ा था। अगर बस थोड़ी देर और चलती तो सीधी टक्कर हो सकती थी। हे भगवान, सही समय पर बस रुकी। अब हमें दूसरा रास्ता लेना होगा। थोड़ा लंबा है, लेकिन गांव तक पहुंचा देगा। और आपको तो भीड़गांव के जमींदार के घर जाना है ना, तो गंज स्टॉप पर उतार देना पड़ेगा। शंभू चाचा थोड़े चिंतित हुए। चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं आपको सही जगह उतार दूंगा। कंपोनेंट प्लेसमेंट बस एक पतली कच्ची सड़क पर मुड़ गई। दोनों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ बस की हेडलाइट और कभी कभी बिजली की चमक। कुछ देर बाद चाचा ने देखा सारे यात्री अपनी अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे हैं। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं। खिड़कियां सब बंद। एक अजीब सी चुप्पी फैली हुई थी। भैया, सब ठीक है ना? कुछ नहीं, आप नए हैं इस रास्ते पर। बस काम खत्म करिए और जल्दी लौट आइए। शंभू चाचा ने और कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद बस एक सुनसान मोड़ पर रुकी। बाबूजी, यही गंज स्टॉप है, यहीं उतरिए।
वो सामने जो पगडंडी है उसी पर थोड़ा आगे चलिए, एक मंदिर मिलेगा, उसे पार करते ही जमींदार का घर है। ठीक है, धन्यवाद। एक बात कहूंगा, रास्ते में मत रुकिए, खासकर झनकू के ढाबे के पास तो बिल्कुल भी नहीं। शंभू चाचा कुछ कह पाते इससे पहले ही बस आगे बढ़ी और कुछ ही पल में अंधेरे में गायब हो गई। चाचा अकेले पगडंडी पर चलने लगे। आसमान से अब बादल हट चुके थे, चांद की रोशनी हल्की पड़ रही थी, रास्ता साफ दिख रहा था। कुछ ही कदम चले होंगे कि एक आवाज आई। साहब, रात का खाना खाएंगे क्या? चाचा ने दाईं तरफ देखा, एक छोटा सा ढाबा, नाम लिखा था झनकू का ढाबा। ढाबे के बाहर बैठा था एक अधेड़ उम्र का आदमी, चेहरा भावशून्य लेकिन मुस्कुराहट थी। साहब आइए ना, ताजा खाना है, दाल चावल सब्जी मछली सब कुछ है, सिर्फ 20 रुपए। शंभू चाचा को भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। मन ने कहा थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए। तुम्हारा ढाबा यहाँ है, बहुत अच्छा लगा। इस सुनसान रास्ते में कम से कम कुछ तो है। इसीलिए तो खोला है साहब, आप जैसे मुसाफिरों के लिए। आइए, अंदर आइए। चाचा ढाबे के अंदर गए। 2 टेबल, 4 कुर्सियां, बेहद सादा लेकिन साफ। इतनी रात को और कौन आता है यहाँ? थोड़ी देर में सब आएंगे। पास में एक पुराना कारखाना है, वहां के लोग आते हैं। जमींदार के चौकीदार भी अक्सर आते हैं खाने। शंभू चाचा ने सिर हिलाया। झनकू अंदर गया खाना लाने। चाचा बैठे ही थे कि अचानक बाहर की तरफ देखा। 2 आदमी अंदर आ रहे थे, लेकिन अगले ही पल चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। वो 2 आदमी, या शायद 2 कंकाल, धोती पहने हुए लेकिन चेहरा बिल्कुल फीका, आंखें खोखली। चाचा घबरा गए लेकिन खुद को संभाला। आज तुम्हारी बारी है, अब तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। शंभू चाचा स्तब्ध थे। तभी झनकू लौट आया, गरमागरम खाना लेकर। साहब, ये दाल चावल और सब्जी लीजिए, मछली थोड़ी देर में लाता हूँ। चाचा कुछ कहना चाहते थे, लेकिन झनकू के चेहरे पर कुछ अलग ही शांति थी। अरे तुम लोग रोज खाते हो, साहब नए हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। शंभू चाचा भूख में थोड़ा सा खाना खाने लगे। खाने का स्वाद लाजवाब था, सच में जैसे किसी ने प्रेम से बनाया हो। तुम बहुत अच्छा बनाते हो झनकू, शहर में जाओ तो लोग तुम्हें हाथों हाथ ले लेंगे। अभी तो यही काफी है साहब। झनकू की मुस्कान अब कुछ ज्यादा गहरी लग रही थी। शंभू चाचा ने 3-4 कौर खाए और पानी मांगना चाहा, लेकिन तभी उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। पेट में हल्का सा मरोड़ और माथे पर पसीना। ये क्या हो रहा है? खाना तो ठीक था। चाचा ने झनकू की ओर देखा। अब वो सामने नहीं था, कुर्सी खाली थी और ढाबे की बत्तियां धीमी धीमी झपक रही थीं। तभी पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तू आया है, अब लौटेगा नहीं। चाचा घबरा गए। वो उठे और बाहर की ओर भागे। बाहर निकले तो देखा ढाबा गायब। जिस जगह अभी कुछ पल पहले झनकू का ढाबा था, अब वहां सिर्फ झाड़ियां थीं। न कोई बेंच, न तख्त, न नाम की तख्ती। ये क्या था? मैंने अभी अभी खाना खाया, मैं अंदर गया था। चाचा लड़खड़ाते हुए पगडंडी पर वापस लौटे। रास्ता अब और भी डरावना लगने लगा था। हर कदम पर लगता जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। पेड़ों से कुछ सरसराहट की आवाजें, हवा का रुख तेज, और हर कुछ सेकंड पर लगता कोई फुसफुसा रहा है। झनकू, झनकू, झनकू। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मंदिर दिखाई दिया, वही जिसके बारे में बस कंडक्टर ने बताया था। पुराना टूटा फूटा मंदिर, मगर उसकी घंटियां अपने आप हिल रही थीं। शंभू चाचा ने जोर से जय मां कहा और आगे बढ़े। मंदिर पार करते ही सामने जमींदार का बड़ा सा घर दिखा, पुरानी हवेली की तरह। चाचा ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। अंदर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, लालटेन के पास। आप डॉक्टर हैं? हाँ, मुझे बुलावा आया था। एक मरीज है यहाँ। आपको ऊपर भेजा गया है, वो बहन जी ऊपर वाले कमरे में हैं। चाचा ने गर्दन हिलाई और सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, हर कदम पर चरमराहट। ऊपर का दरवाजा खुद ब खुद आधा खुला हुआ था। चाचा ने धीरे से धक्का दिया। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी। एक लालटेन टिमटिमा रही थी। कोने में एक चारपाई पर कोई लेटा हुआ था। उसका चेहरा
आधे कपड़े से ढका हुआ था, मगर एक हाथ बाहर निकला था, पतला, हड्डियों सा, जिसमें नाखून बहुत बड़े और काले थे। बहन जी, आप सुन पा रही हैं? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर वो धीरे से उठी। आपको किस जगह तकलीफ है? एक झुर्रियों से भरा, बिना पलक वाला चेहरा, आंखें लाल, जैसे कोई जला हुआ शरीर। चाचा स्तब्ध खड़े थे, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो झनकू अब भी लोगों को लुभाता है। हम सब वहीं से लौटे हैं। अब तेरा भी नंबर है। अचानक कमरे की दीवारों से अजीब धुआं उठने लगा और लालटेन खुद ब खुद बुझ गई। चाचा ने दौड़ लगाई, सीढ़ियां लांघते हुए भागे। नीचे चौकीदार अब नजर नहीं आ रहा था। बाहर निकलते ही देखा हवेली गायब, जैसे कभी थी ही, और दूर किसी झाड़ी से वही आवाज आई, ताजा खाना है साहब, बस 20 रुपए। शंभू चाचा पसीने पसीने थे। रात के अंधेरे में वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। सांसें तेज चल रही थीं। जहां अभी कुछ देर पहले हवेली थी, वहां अब केवल सूखे पेड़ और टूटी झाड़ियों का ढेर था। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मैं जिंदा हूं, ये सब सपना था क्या? चाचा ने जेब टटोली। उनकी घड़ी अब भी चल रही थी। रात के 2 बज रहे थे। हिम्मत जुटाकर वो उस पगडंडी की ओर बढ़े जहां से आए थे, लेकिन हर रास्ता अब एक जैसा लगने लगा था। चांद की रोशनी अब तेज हो गई थी, लेकिन वो रास्ता अब वैसा नहीं रहा। तभी पीछे से किसी ने धीमे से पुकारा, साहब इतनी जल्दी जा रहे हैं? उसी पुरानी लुंगी में वही मुस्कान, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं। तू इंसान नहीं है। ये तो तूने देर से जाना साहब, लेकिन अब जब जान ही गया है तो लौट भी नहीं सकता। चाचा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। झनकू ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया, लंबी सड़ी सड़ी उंगलियां जिनमें कीचड़ जैसे धब्बे थे। और फिर अचानक एक आवाज आई, किसी तीसरे की,